हेलो बच्चों, अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में। हम आर्म्स एकेडमी की तरफ से एक नीट के लिए एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें अपन केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल के बाद में केमिकल बॉन्डिंग है, या जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट्स आता है, फिजिकल का पार्ट्स जैसे मोल के अकॉर्डिंग लाएंगे, तो हमें उसको किस अकॉर्डिंग आगे जारी रखना है। और नीट के लिए क्वेश्चंस कौन से चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कहाँ से ज़्यादा आते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर में भी अपना ध्यान रखना है कि कौन से चैप्टर का जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो क्या रह रहा है, या कौन चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा। और पीरियोडिक टेबल में भी जैसे अगर मैं बात कर सकता हूँ कि अभी जैसे इस साल के अपन बात करें या पिछले साल में बात करें, तो जनरली ऐसा रहता है कि हर साल पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन तो आता ही है। कभी कभार दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर शुरुआत अगर अपन करेंगे, तो इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई शुरुआत में एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज किया ऐसे किया गया था। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट से हमें क्या हेल्प मिलता है। जैसे मान लो अगर अपन पीरियोडिक टेबल हमें पता है, तो पीरियोडिक टेबल में लगभग कितने एलिमेंट्स हैं, 118। अगर एलिमेंट्स पता है, तो एलिमेंट्स का भी सबसे छोटा फॉर्म जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या होता है, एटम। अब एटम पता है तो हमें एटम के अकॉर्डिंग उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। एटॉमिक वेट अगर हमें पता है, तो आगे में हेल्प मिलता मोल्स निकालने के लिए। तो कारण ये कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग पूरी केमिस्ट्री का एक बेस है, क्योंकि अगर कम से कम अगर कोई भी अपन चैप्टर पढ़ेंगे, तो लगभग हमें 20 या 30 एलिमेंट्स हमें याद होने चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक में बात अलग है कि हमने मतलब कार्बन है, रिएक्शन आ जाती है। लेकिन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे या फिजिकल में भी अपन कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल का, तो हमें तुम पता है कि एटम्स आएंगे तो एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाता है। मॉलिक्यूल्स से आगे क्या मिलता है, मॉलिकुलर वेट। और मॉलिकुलर वेट से आगे हमें मोल्स निकाल में हेल्प मिलता है। तो ये सभी चीजों का जो एक निचोड़ है, जो हमें हेल्प मिलता है, वो पीरियोडिक टेबल से मिलता है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ, और पीरियोडिक टेबल जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसको एक बहुत ही अच्छे लेवल से अपन पढ़ेंगे कि भाई हमें किस अकॉर्डिंग कम टाइम में हम इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। और ये भी है कि सिली मिस्टेक कम से कम हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक में सिली मिस्टेक्स भी रहते हैं। आपने सुना ही होगा कि भाई इसमें एक्सेप्शन रहते हैं। तो एक्सेप्शन मान लो अपने आगे रेडियस और में भी आ सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आ सकते हैं। तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, और हमें कौन से पोर्शन में ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लो चैप्टर में आगे आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी जो है उसमें ज्यादा चांस रहता है सिली मिस्टेक्स के। तो ये सारा अपन ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से आगे हमें कैसे बढ़ना है, तो उसके लिए इसीलिए आर्म्स एकेडमी एक सीरीज ला रहे हैं आप सबके लिए, नीट के लिए। तो नीट सीरीज जिसमें मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में हम अगर शुरुआत में इंट्रोडक्शन की बात करें, the arrangement of the all the known elements according to their properties in such a way the elements of similar properties are grouped together in tubular form is called periodic table। मतलब जितने भी एलिमेंट्स नोन एलिमेंट्स है, उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जैसे अपन ने सुना है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को, जो अभी पीरियोडिक टेबल चल रहा है जिसको अपन बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एलिमेंट्स को कैसे रखा है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो जो उसका जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग है, या तो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, या किसके अकॉर्डिंग है, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल, हालांकि हमारे जो क्वेश्चन जो आता है पीरियोडिक टेबल का, वो आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से ही आता है। अभी 2025 का क्वेश्चन भी वहीं से आया था। तो ध्यान ज्यादा हमें वही रखना है, लेकिन फिर भी कुछ जो इसमें बेसिक्स रहते हैं या इसकी जो हिस्ट्री रहते हैं, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें सबसे पहले एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट, इसमें मतलब लेवोशियर ने बोला कि जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में जो भी अगर अपन कैटेगरी देखते हैं या प्रॉपर्टीज देखते हैं, वो ये देख सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट, जैसे मान लो सोडियम है, तो एलिमेंट्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सोडियम है, आपको बताया किसी पर अगर प्लस चार्ज आता है, तो प्लस चार्ज का बताएं जब वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करे। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करें, चाहे सोडियम हो, या अपन ने कई बार देखा जैसे पोटेशियम हो गया, या मैग्नीशियम भी
हमें बहुत सी रिएक्शन में किसकी फॉर्म मिलता है, Mg+2। एल्यूमिनियम किसकी फॉर्म मिलता है, +3। तो जो भी हमें ये कैटायन की फॉर्म में मिलते हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको तो हम किस में रखेंगे, मेटल्स में। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे फ्लोरीन करता है, क्लोरीन करता है, नाइट्रोजन पे चार्ज किसकी फॉर्म मिलता है, N-3। रीजन बहुत है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कितने नंबर आता है, 7। और 7 नंबर है, तो अगर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 नंबर पे कौन आता है, इनर्ट गैस नियॉन। तो एवरी एलिमेंट ये चाहता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो वो किसी ना किसी इनर्ट गैस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इनर्ट गैस कौन सी, नियॉन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन भी आपने देखा होगा, ऑक्सीजन भी किसकी फॉर्म मिलता है, O-2। सल्फर भी किस फॉर्म मिलता है, S-2। तो जितने भी एनायन है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो लेवोसियर ने बोला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम। वैसे बात करें, अगर आज के अकॉर्डिंग बात करें तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक जो है, ग्रुप ग्रुप 3 से 12 पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में टोटल सारे मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, बट पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं, और नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो लेवोसियर के अकॉर्डिंग था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए उसको तो हमें क्या बोलना है, मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसको क्या होता है, नॉन मेटल्स। तो ये इसने कैटेगरी की थी। बट वही बात है, कुछ साइंटिस्ट को कुछ एलिमेंट ऐसे भी मिले, जैसे अगर बात करें, जैसे सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, आर्सेनिक था, कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, जिनको आजकल हम किस में रखते हैं, मेटलॉइड्स में। किस में रखते हैं, मेटलॉइड्स में। तो लेवोसियर का क्या था, लेवोसियर क्लासिफाइड एलिमेंट सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स आर द वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जैसे मैंने बोला एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल्स है। और नॉन मेटल्स किसमें, नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो भी पी ब्लॉक में आपको राइट हैंड साइड मिले वो सारे जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, नॉन मेटल्स। अब इसमें ड्रॉबैक क्या आया कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो उनको बेटा किस में रखा गया, मेटलॉइड्स में। तो एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स increases this classification become insufficient for the study of elements। ड्रॉबैक क्या है, जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज हुए तो कुछ एलिमेंट ऐसे मिले जिनको ना तो मेटल्स में रख पा रहे थे ना नॉन मेटल्स में, तो इसलिए ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया था, जिनको बाद में किस कैटेगरी में रखा गया था, मेटलॉइड्स में। अगर हम आज के अकॉर्डिंग बात करें तो मेटलॉइड में जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं, एक तो आता है अपने सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, आर्सेनिक आता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीमनी मिलता है हमें। लगभग पीरियोडिक टेबल में 6 एलिमेंट जो मिलते हैं वो मेटलॉइड की कैटेगरी में मिलते हैं। हालांकि उस समय कमी थे, उस समय तो टोटल एलिमेंट ही 30 के अप्रोक्स थे, और वो भी बहुत रैंडमली थे। तो अपने को इतने जाना, लेवोसियर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करेगा वो क्या होगा, मेटल्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, नॉन मेटल्स। और ड्रॉबैक क्या होगा, ड्रॉबैक इतना, मेटलॉइड की डिस्कवरी जो है वो ड्रॉबैक। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने। फिर लेवोसियर के बाद में नेक्स्ट प्राउस्ट। प्राउस्ट ने ये बोला कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है, 118। तो सारे एलिमेंट्स जो है वो बने किससे, हाइड्रोजन से। बट रियल में ऐसी बात थोड़ी है, हाइड्रोजन तो गैस होता है। अगर अपन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी बोले, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि जो भी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया गया है, जो भी अरेंजमेंट किया गया है वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंजमेंट किया गया है। तो प्रॉपर्टीज देखा जाए तो हाइड्रोजन तो क्या होता है, गैस होता है। बट मेटल्स मैक्सिमम क्या है, सॉलिड है। 2-3 मेटल को छोड़ दो बाकी लगभग सॉलिड है। इसके अलावा डी ब्लॉक के मेटल्स हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जैसे कि तुमने सुना होगा टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी नहीं कसते,
और एक बेसिस ये भी है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो जो भी एलिमेंट, जैसे स्पाउस नहीं बोला था कि किसी भी एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक वेट निकालोगे तो वो वेट जो है वो होगा n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब n क्या है, n है नंबर ऑफ, n जो है वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम्स, वो सब हाइड्रोजन एटम्स जो है उसके नंबर के किस वैल्यू में होगा, उसने बोला इंटीजर वैल्यू में 1 2 3 4। और अगर ऐसा होता है तो वन हाइड्रोजन का वेट, वन हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना 1 होता है, तो हमेशा ही वेट जो आएगा वो 1 के मल्टीपल में आएगा। तो 1 के मल्टीपल आए तो मतलब कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। बट कुछ एलिमेंट ऐसे मिले हैं, जैसे क्लोरीन मिला 35.5, बहुत मिले, आयोडीन का मिलता है 126.9, बहुत एलिमेंट मिलता है। आयोडीन से पहले टेल्यूरियम आता है, उसका आता है 127.6 होता है। तो कहने मतलब बहुत एलिमेंट ऐसे मिलते हैं जिनका एटॉमिक वेट जो है वो फ्रैक्शन में आता है, तो उस अकॉर्डिंग तो ये एलिमेंट होने नहीं चाहिए। बट एलिमेंट प्रैक्टिकली सारे मिले हैं, तो प्रैक्टिकली सारे मिले तो वो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बने हैं। तो प्राउस्ट का हाइपोथेसिस भी क्या था, कोई फायदा नहीं था, फेल हो गया था। और ऐसा नहीं होता, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से नहीं बने होते। एलिमेंट जो होते हैं सबकी एक अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, उस अकॉर्डिंग हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, तो ध्यान रखना उसका ड्रॉबैक क्या था, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं होता। और दूसरा, कुछ एलिमेंट ऐसे मिले थे जिनका मास जो है वो हमें पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में मिला था, और जबकि उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए हमेशा हाइड्रोजन के मास के मल्टीपल होना चाहिए। फिर डॉबरनर के अकॉर्डिंग, डॉबरनर ने बोला कि अगर आपको जो भी एलिमेंट्स अभी है डिस्कवर्ड, इस समय भी एलिमेंट कम ही थे, 30-40 एलिमेंट्स थे, तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया जाए कि हमें हेल्प मिले इनको अरेंजमेंट करने में, जो भी एलिमेंट है उनकी स्टडी करने में हेल्प मिले, तो स्टडी करोगे। तो डॉबरनर जो है उसने 3 एलिमेंट के ग्रुप लिए। इसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट का जो आज के अकॉर्डिंग, मुझसे आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी अगर आप ये चाहते हो कि आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम कोई ट्रायड चुने, तो ट्रायड सेलेक्ट किया था आज के अकॉर्डिंग, तो आपको वो ट्रायड, वो एलिमेंट ले सकते हो जो एक ही ग्रुप के हो। अगर एक ही ग्रुप के हैं तो इसने ये बोला कि मैंने 3 एलिमेंट के कुछ ग्रुप बनाए, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट का मास, इनका जो एवरेज है, एवरेज जो है वो मेरे को क्या मिला, एवरेज जो मिला वो मिडल एलिमेंट के मास के ऑलमोस्ट इक्वल मिला, एकदम इक्वल नहीं मिला, ऑलमोस्ट इक्वल। तो मतलब ये बोल सकते हैं यहां से कि अगर एक ही ग्रुप के होंगे तो एक ही ग्रुप वाले तो होंगे, उनके कैरेक्टर सिमिलर है ही है। फिर अगर फर्स्ट और थर्ड का अगर तुम एवरेज करोगे तो मिडल के ऑलमोस्ट इक्वल मिल रहा है, इट मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, और प्रॉपर्टीज का कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो मास से है। आपने कभी सुना भी होगा, हालांकि आज की जो टेबल है पीरियोडिक टेबल जो अपन पढ़ते हैं 118 एलिमेंट्स है, वो डिपेंड है एटॉमिक नंबर पे। बट उससे पहले बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसके अलावा आगे आएगा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आएगा, वो सारे मास पर डिपेंड थे। तो डॉबरनर ने भी कहीं ना कहीं यही बात की कि जो भी मैंने 3 एलिमेंट्स के जो मैंने ग्रुप बनाए हैं, मतलब ट्रायड बनाए हैं, वो उनके जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करते हैं मास पे। और बताया भी कि मैंने कुछ ट्रायड लिए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम और बेरियम। देख लो कैल्शियम का वेट कितना है 40, बेरियम का वेट होता है 137, इनका एवरेज कितना 88.5, और लगभग स्ट्रॉन्जियम का वेट जो होता है वो 87.6 होता है। और इनकी कैरेक्टर तो सिमिलर ही है। आज के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन देखा जाए, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम सारे कौन से ग्रुप में आते हैं, सेकंड ए में आ रहे हैं, मतलब सबके कैरेक्टर सिमिलर है। और सिमिलर है इसीलिए तो हम पीरियोडिक टेबल में हम इसको टॉप से बॉटम वर्टिकल रखते हैं। तो वर्टिकल जिनको भी रखा गया था आज के अकॉर्डिंग उनके भी कैरेक्टर सिमिलर है। और डॉबरनर ने जो एलिमेंट्स का ग्रुप लिया था, लगभग जितना इसने लिया था वो फॉलो कर रहा था। कुछ एलिमेंट्स बोल सकते हैं तो फॉलो नहीं करते थे, जो आगे ड्रॉबैक में आ जाए, बट मैक्सिमम उस समय जितने एलिमेंट्स थे मैक्सिमम फॉलो कर रहे थे। और उसने यही बोला, जो इसका लॉ था वो ये था कि इफ इफ वी सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, देन average atomic mass of first and third are equal to
मास ऑफ मिडल एलिमेंट। जैसे अगर मैं ये देख सकते हो, लिथियम का मास कितना होता है 7, पोटेशियम का मास कितना होता है 39, तो 39 प्लस 7/2 कितना है 23, और सोडियम का मास तो सबको पता था 23। और इनके कैरेक्टर भी देख सकते हैं, लिथियम पे चार्ज क्या था +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी मिल रहा है और मास भी वैसा मिल रहा है। तो ऐसा पूछा गया कि क्या ये सब एलिमेंट फॉलो करते हैं क्या, बट उस समय जो एलिमेंट डिस्कवर्ड थे वो सारे ऐसे कोई लाइन वाइज नहीं थे, बहुत रैंडमली एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, तो ये सभी एलिमेंट को उस अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया कर पाया था। लेकिन हाँ, अगर आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग भी आप ये चाहते हो कि अगर हमें बोला जाए कि इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ ट्रायड्स, या कौन ट्रायड है, तो अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको पहचानना है तो इनके बीच में जो गैप है एटॉमिक नंबर का, कैल्शियम आता 20 पे, स्ट्रोंशियम आता 38 पे, तो एटॉमिक नंबर का गैप कितना होगा 18, और बेरियम आता 56 पे, तो ये गैप कितना 18 का। तो एटॉमिक नंबर का गैप एक तो सिमिलर होना चाहिए, दूसरा वो एक ही ग्रुप के होने चाहिए। तो अगर एक ही ग्रुप के हैं और उनका एटॉमिक नंबर का गैप अगर सिमिलर है तो वो क्या हो सकता है ट्रायड्स। जैसा भी आपको बोल देते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये ट्रायड हो सकता है क्या, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था 7, फॉस्फोरस का होता है 15, बट आर्सेनिक का होता है 33, तो यहाँ गैप कितना आ गया 18 का, और यहाँ गैप कितना आ गया 8 का, तो ये ट्रायड नहीं हो सकता। तो ट्रायड वही हो सकते हैं जो एक ही ग्रुप के हो और उनके बीच में एटॉमिक नंबर का गैप जो है वो क्या आना चाहिए सिमिलर। तो डोमिनेंट ट्रायड्स रूल जो है वो 1817 में आया, और इसने क्या बोला, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, जैसे लिथियम वाटर रिएक्शन किया LiOH बेसिक, सोडियम की वाटर रिएक्शन कराओ NaOH बेसिक, पोटेशियम की रिएक्शन कराओ वाटर से KOH बेसिक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो उनका एक क्या बना दिया इसने ग्रुप। डोमिनेंट ट्रायड के अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट का जो वेट आएगा वो फर्स्ट और थर्ड का क्या आएगा एवरेज, तो लिथियम का मास कितना था 7, पोटेशियम कितना 39, तो उसका एवरेज कितना आएगा 23 जो मिल रहा है। इट मीन्स मास डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे, या प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास पे। तो ये कुछ ट्रायल्स से बताए थे, और कुछ एग्जांपल्स जो बाद में भी आज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम भी हो सकता है, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग नहीं बोला, क्योंकि उस समय के अकॉर्डिंग तो एलिमेंट्स बहुत कम थे, तो पता नहीं कितने एलिमेंट जो है जो हो पाए थे। पर अगर आज के अकॉर्डिंग आपको बोला जाए तो मैंने अभी बोला आपको पहचाना कैसे है, पहले तो वो एलिमेंट जो है एक ही ग्रुप के होने चाहिए, दूसरा उनके बीच में जो गैप है एटॉमिक नंबर का वो क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, तो सल्फर आता है 16 पे, सेलेनियम आता है 34 पे, और टेल्यूरियम आता है 52 पे, तो देख लो गैप कितना आ रहा है 18, और यहाँ पे भी कितने आ रहा है 18, और ये तीनों ही एलिमेंट कौन से ग्रुप के होते हैं 16 ग्रुप के, तो ग्रुप भी सिमिलर है, एटॉमिक नंबर का गैप भी सिमिलर है, इट मींस ये ट्रायड हो सकता है। ठीक है, तो ट्रायड कौन हो सकता है, एक तो सेम ग्रुप का होना चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर का गैप जो है वो क्या होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए। इसने जो बताए थे वो बताए थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब तुम सोचो कि सर क्या हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हो सकता है क्या, प्रॉपर्टीज उनकी भी सिमिलर होती है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, तो अपन ये भी सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कौन सा ग्रुप में आता है फर्स्ट ग्रुप में, जबकि ये दोनों कौन सा आते हैं 17 ग्रुप में, तो ग्रुप सिमिलर नहीं है, तो ग्रुप सेम नहीं है, तो वो ट्रायड नहीं हो सकता। ट्रायड सेम होने के लिए ग्रुप सेम होना चाहिए, और उसके अलावा क्या सेम होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर का जो गैप है वो भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, और ड्रॉबैक क्या था इसका, एक तो जितने भी एलिमेंट थे उनको ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया था, दूसरा कुछ ऐसे एलिमेंट थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले, उनके कैरेक्टर सिमिलर थे, बट वो किसके अकॉर्डिंग थे पीरियड में मिले थे, फिर भी उनके कैरेक्टर सिमिलर मिले थे। तो ऑल द नोन एलिमेंट्स could not be arranged in triad, it is not possible,
एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ और डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर मिली थी वो तो पीरियड में भी मिल रहे थे, तो उनको अगर आप पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो भी हो सकता है कि एटॉमिक नंबर का गैप सिमिलर मिले और प्रॉपर्टी भी सिमिलर मिले, तो लेकिन वो ट्रायड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अभी अपन बात कर सकते हैं आयरन कोबाल्ट निकल, तो ये किसके डी ब्लॉक के, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के नहीं होते, सेम पीरियड के होते हैं। ध्यान रखना, आज की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आयरन आता है 8th ग्रुप में, कोबाल्ट आता है 9th में और निकल आता है 10th ग्रुप में। मैंडलीफ के अकॉर्डिंग नहीं करना है, मैंडलीफ के अकॉर्डिंग तो हालांकि 8th बी में होते ही, तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग नहीं करना है, आज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ ट्रायड इसमें किसके लिए पॉसिबल हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, इनके लिए नहीं होता। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, पोटेशियम का 19 और ये आता है 37, तो देख लो एटॉमिक नंबर का गैप कितना है 8, जबकि यहाँ कितना होगा 18, तो एप्लीकेबल नहीं होता। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो होते हैं सेम ग्रुप के नहीं होते पहली बात, ये और ये सेम पीरियड में होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। लॉ ऑफ ट्रायड इज नॉट एप्लीकेबल, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तो हो सकता है एक ही ग्रुप के हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में भी क्लोरीन क्लोरीन आता है 17, ब्रोमीन आता है 35 और आयोडीन आता है 53, तो 17 और 35 के बीच में गैप कितना 18 का, 35 और 53 में भी गैप कितना 18 का। तो अगर एटॉमिक नंबर का गैप सिमिलर है और एक ही ग्रुप के हैं, ये तीनों एलिमेंट कौन से ग्रुप के होते हैं 17, तो 17 ग्रुप है, तो 17 ग्रुप में जो भी होते हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब एक ही ग्रुप के हैं और इनमें एटॉमिक नंबर का भी गैप सिमिलर आ रहा है, तो ये ट्रायड हो सकता है। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम अभी मैंने ऊपर ही बोला था नहीं हो सकता क्योंकि इनमें एटॉमिक नंबर का गैप सिमिलर नहीं है। सल्फर सेलिनियम टेलुरियम, हाँ ये होता है, सल्फर आता है 16 पे, 34 पे, टेलुरियम आता है 52 पे, तो यहाँ पे भी गैप 18 का है, यहाँ पे भी गैप 18 का है, गैप सिमिलर है और सल्फर सेलिनियम टेलुरियम एक ही ग्रुप के होते हैं, जिसको अपने याद रखते हैं एक बार, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन ग्रुप होता है 16, अपन इसको याद भी रखेंगे, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखना है वो भी आपको बताऊंगा मैं कि ये कितने आसानी से याद कर सकते हैं, और एक बहुत मजाक से हंसी मजाक के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि कितना अच्छा लग सकता है हमें कि पीरियोडिक टेबल जो है हमें ऐसे टिप्स पे याद रहे। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम जो है, कैल्शियम का कितना नंबर आता है 20, स्ट्रोंशियम आता है 38 और बेरियम आता है 56, तो ये भी यहाँ पे भी गैप 18 का है और एक ही ग्रुप के हैं, तो ये भी ट्रायड हो सकता है, ये भी ट्रायड हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम नहीं होगा। तो आप किसी को भी ट्रायड में रखते हो तो एटॉमिक नंबर का गैप देखो एक, तो दूसरा वो एक ही ग्रुप के होना चाहिए, पीरियड के नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू 8 एलिमेंट, सोडियम एंड प्रॉपर्टीज बेरिलियम आर सिमिलर टू मैग्नीशियम एंड सो ऑन। मतलब ये ऐसा है, इसमें रह गया ये, मतलब न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, न्यूलैंड्स ने भी वही बात कि डॉबेलनर जो है वो सभी एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाया था, उस समय 35 के पास एलिमेंट थे, तो लगभग जो क्लासिफिकेशन जो ट्रायड उसको मिले थे वो लगभग उसको मिले उस समय 5 थे। आज के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करते हैं तो सबको नहीं कर पाएंगे, तो बस वही बात है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासिफाई नहीं कर पाते ट्रायड की फॉर्म में। और फिर न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग ये था, जिससे जितने भी एलिमेंट उस समय डिस्कवर थे उस अकॉर्डिंग बताया कि मैंने ऑब्जर्वेशन ये देखा है कि जो भी एलिमेंट्स है, जब मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, मास के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन का मास जैसे लिथियम है, लिथियम का मास कितना होता है 7, बेरिलियम का मास 9, बोरॉन का मास 10 बोल सकते हो, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 19, तो ये हम किस में करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में तुम ये रखोगे तो तुम ये पाओगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है
उसके कैरेक्टर सिमिलर मिलेंगे 8th एलिमेंट से, लाइक एज म्यूजिकल वोवल्स। म्यूजिकल जो वर्ड्स होते हैं, म्यूजिकल वोवल्स में भी फर्स्ट वर्ड भी सा है और 8th वर्ड भी क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नि सा में, तो फर्स्ट और 8th सेम होते हैं। वैसे ही लिथियम के कैरेक्टर, लिथियम एक मेटल है, लिथियम का वाटर के साथ OH हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, सोडियम का भी हाइड्रोक्साइड OH बेसिक होता है, पोटेशियम वाला भी हाइड्रो KOH बेसिक होता है। बेरिलियम वाले केस में भी ऐसा ही है, बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड मिलते हैं वो मिलते हैं +2 में, मैग्नीशियम के भी +2 में मिलते हैं, कैल्शियम के +2 मिलते हैं। तो ये जो है डॉमिनेंट इसके न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग अगर आप एलिमेंट को मास के अकॉर्डिंग रखते हो तो एवरी 8 एलिमेंट properties are similar to first elements like as musical words। बट वही बात है, आप इसमें गौर से अगर देखोगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन के बाद में गायब कौन है, हीलियम गायब है। तो अगर जैसे ही डिस्कवर्ड हुई इनर्ट गैस, एक गैप 8 से कितना हो गया 9। यहाँ पे भी देखो सोडियम से पहले क्या आना चाहिए, नियॉन। तो ये एक तो इनर्ट गैस की डिस्कवरी होने के बाद में एवरी 8th एलिमेंट नहीं था, फिर 9th एलिमेंट था। और कैल्शियम के बाद जो कैल्शियम के जो कैरेक्टर सिमिलर मिले थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो मिले स्ट्रोंशियम, बीच में कौन आ गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो वहां गैप 20 से 38, गैप आ गया 18 का। अब 18 तो म्यूजिकल वर्ड कहां से लाए, तो इसलिए कैल्शियम के बाद या इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद न्यूलैंड्स जो है वो फेल हो गए। तो अगर बात करें हम नोट करने के अकॉर्डिंग, तो ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, then observed properties of every 8th element are similar to first element, like in the case of musical vowels in notation। और उस समय डिस्कवर कौन नहीं था, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं थी। तो भी अगर इनर्ट गैस अगर नहीं भी होती तो भी कैल्शियम के बाद जो है ये गैप जो है वो 8 की जगह बेटा कितना हो गया था, 18 हो गया। 18 एलिमेंट के बाद में जैसे कैल्शियम का नेक्स्ट सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट स्ट्रोंशियम आता है 38 पे और कैल्शियम आता है 20 पे। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस जो गैप था वो गैप 8 ना होकर के 9 हो गया। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी एलिमेंट्स हैं न्यूलैंड के अकॉर्डिंग वो तब तक फॉलो कर रहे थे जब तक इनर्ट गैस नहीं थी, या 20 एलिमेंट से कम थे तब तक एवरी 8th एलिमेंट के कैरेक्टर फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थे, लाइक एज म्यूजिकल वोवल्स। फिर लॉथर मेयर कर्व एक आया था। लॉथर मेयर कर्व जो है, लॉथर मेयर ने भी सबसे पहले ये बताना चाहा, यहां से तो नजर में आना स्टार्ट हुआ था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। और इसके बाद में ही एक पीरियोडिक टेबल आई थी, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो किस पर बेस्ड थी, मास पर। तो लॉथर मेयर ने अपनी कर्व में, कर्व जो था इसका, वो कर्व ये था एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच था। इसमें जो भी टॉप पोजीशन थी, टॉप पोजीशन पे सारे एल्कली मेटल्स थे। आज के अकॉर्डिंग अगर बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो अगर तुम यहां से बात करो वॉल्यूम, तो इतना तो पता ही है, डेंसिटी, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग आप देखना चाहोगे कि जैसे अभी मैं यहां पर देखता हूं, डेंसिटी अगर आपको याद है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है बेटा इरिडियम की। इरिडियम की ऑलमोस्ट होते 22 के पास में होती है। और इरिडियम होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक का एलिमेंट मतलब वो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम। तो इसने अपने कर्व में जो सबसे बॉटम पोजीशन है यहां पे रखा था डी ब्लॉक के एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या उसको बोल सकते हैं अपन क्या बोलते हैं, मेटलॉइड को भी यहां रखा था। इसके अलावा जो टॉप पोजीशन थी, टॉप पोजीशन में सारे एल्कली मेटल्स थे, और जो डिसेंडिंग था वहां पे एल्कली अर्थ मेटल थे, एसेंडिंग पे हेलोजन थे। और इस अकॉर्डिंग इसने अरेंजमेंट किया था। और ये अरेंजमेंट से इसने मेनली ये बताया कि जैसे जैसे
मास इंक्रीज होगा, मास वैसे वैसे वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा तो रेडियस में चेंज आएगा, रेडियस में चेंज आएगा तो रेडियस पर डिपेंड सारे कैरेक्टर है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है, वॉल्यूम पे। तो इसका मेन बताने का यहाँ पे ये था कि प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे। तो यहां से बेटा सबसे पहले ये थोड़ा नजर में आना स्टार्ट हुआ था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास, जो मैंडलीफ ने बोला भी था। मैंडलीफ के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को मास के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद कैरेक्टर खुद को रिपीट करते हैं, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, ऐसा उसने बोला था। बट ऐसा नहीं है, रियल में जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का रोल होता है और या वो उसने एटॉमिक नंबर का रोल होता है। बट उस समय जो इनको मिला उस अकॉर्डिंग इन्होंने बोला। लॉथर में कर्व किसके बीच में लिया ये ध्यान रखना है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसने ये देखा कि भाई जो ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि सबसे हाई जो वॉल्यूम मिला था वो आज के अकॉर्डिंग बोलते हैं, आज की जो पीरियोडिक टेबल है तो उसमें लेफ्ट साइड कौन आते हैं, एल्कली मेटल्स। तो लेफ्ट साइड जो आता है, लेफ्ट से राइट आने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। तो आपको होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो एल्कली मेटल का तो रेडियस सबसे हाई होता है, सबसे हाई मतलब इनर्ट गैस के बाद किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस होती है इनर्ट गैस की, क्योंकि उनकी रेडियस होती है वांडर वाल रेडियस, जो इस चैप्टर में आगे तुम्हें बताऊंगा अभी। तो लेकिन सेकंड नंबर पे किसकी होती है, एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल की अगर रेडियस कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। और वॉल्यूम अगर कम है, एल्कली मेटल का रेडियस हाई होता है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, हाई। इसीलिए इस कर्व में जो सबसे ऊपर टॉप पोजीशन जो है वहां पे पीक पोजीशन, वहां पे कौन था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली अर्थ मेटल्स, जो कहा था डिसेंडिंग में। मेटलॉइड कहां थे, मैंने बोला था मेटलॉइड बोल दो या डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंटल्स। ट्रांजिशन मेटल को तुम्हें याद करने के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि कोई एलिमेंट याद रखो, जैसे इरिडियम, इरिडियम की डेंसिटी, इरिडियम की डेंसिटी जो है मैक्सिमम है तो वॉल्यूम मिनिमम है, मतलब वो इस ग्राफ में नीचे की तरफ आ रहा है। और जो भी हेलोजेंस है वो थे एसेंडिंग पोजीशन पे। बट वही बात, इसका भी ये ड्रॉबैक था कि सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाया था, कुछ ही एलिमेंट जो है उनको क्लासिफाई कर पाया था। तो एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, देखो यहां से पॉइंट आया था, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। जैसे पीक पोजीशन पे कौन है, एल्कली मेटल्स, तो वो सारे पीक पोजीशन मिले थे, उन सबके एटॉमिक वॉल्यूम हाई मिला। मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिमिलर पोजीशन मिला, तो सिमिलर पोजीशन मिलना मतलब उनके कैरेक्टर सिमिलर है, और कैरेक्टर सिमिलर होना कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड है, मार्क्स। इसीलिए इसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लॉथर मेयर proposed the physical properties of the elements are periodic function of the atomic mass। ये सबसे पहले इसे बताया था पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। जो आज नहीं तो आज से पहले जो मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसका बोलते भी है मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं उसको, कि प्रॉपर्टीज जो है फिजिकल और केमिकल डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। इसके अलावा ये कर्व था, इस कर्व में मेनली आपको यही याद रखना है कि पीक पोजीशन पे कौन है, एल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग में कौन है, एल्कली अर्थ मेटल्स, एसेंडिंग में कौन है, हेलोजेंस, और जो बॉटम पोजीशन पे मेटलॉइड्स, मेटलॉइड पता ना, मेटलॉइड सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये आपको मिलेंगे। और जो भी इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर्ड थे, कम ही थे उस समय तो, क्योंकि मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल उसके बाद में आई थी, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में ही टोटल एलिमेंट जो थे वो सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे। मैंडलीफ फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से एक टेबल की फॉर्म में दिया था। तो सबसे आज की जो टेबल्स आ रही है पीरियोडिक टेबल के बारे में जो अपन जान पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा रोल जो था वो मैंडलीफ जी का था। तो मैंडलीफ के अकॉर्डिंग ये था कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो अरेंज आप अगर इस अकॉर्डिंग करिए कि जो इनके भी कैरेक्टर सिमिलर हैं उनको आप वर्टिकल रखिए, मतलब जिनको
क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और जिनके कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, उनको आप डिफरेंट ग्रुप में रखोगे। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट रखेंगे तो उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उनको पीरियड बोला था, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको ग्रुप बोला था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में उस समय जिनके भी कैरेक्टर सिमिलर, मतलब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो लगभग उस समय थे कितने थे, 8 थे, और पीरियड कितने थे, 7 थे। आज की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 है, पीरियड आज भी 7 है। तो ये अपने जानना है, लॉ डिपेंड किस पे था, ये एटॉमिक वेट। इसके बाद में जो भी आए थे वो सारे एटॉमिक नंबर पे हैं, जैसे आज की पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक इसमें नंबर पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे। तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में ये सारे पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। 63 एलिमेंट्स थे उस समय, इनर्ट गैस उसमें डिस्कवर नहीं हुई थी। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया था। हॉरिजॉन्टल रो जो है, हॉरिजॉन्टल लाइंस पीरियड बोला, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला था। अगर पीरियोडिक टेबल में आप ऊपर से नीचे आ रहे तो ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सारे ग्रुप में। बट अगर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये है पीरियड। ओके, कंफ्यूजन बहुत रहता है। इसके अलावा ईच ग्रुप अप टू 7 वाज डिवाइडेड, इसने ये भी किया। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, ये आगे जाके इसका ड्रॉबैक बन गया था। फर्स्ट ग्रुप को इसने डिवाइड किया था, इसने तो हालांकि ये सोच के किया था, और वो कहीं हद तक सही भी था। इसने ये किया कि भाई इसको कहीं ना कहीं पता था कि जो भी मतलब कैरेक्टर जो है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप में इसने एक रखा था फर्स्ट ए और एक रखा था फर्स्ट बी। तो ए जो थे ना, ए में मैक्सिमम वो एलिमेंट थे जो आज के टाइम में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, और बी में जितने भी होते थे वो सारे थे डी ब्लॉक की, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीरियम इनको रखा था। और फर्स्ट बी में रखा था कॉपर, सिल्वर और एयू, इनको रखा था। अब दिक्कत ये आएगी आगे जाके, इसको पूछा गया कि आपने वर्टिकल किसको रखा था, तो मतलब वर्टिकल मैंने उनको रखा जिनके कैरेक्टर सिमिलर थे। कैरेक्टर सिमिलर थे मतलब उनको मैंने वर्टिकल का ग्रुप में बोलते हैं। तो बोला गया कि भाई आप बोलो फर्स्ट ग्रुप में मैंने उनको रखा है जिनके कैरेक्टर सिमिलर है। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कभी ना कभी आपने सुना होगा कि पोटेशियम या सोडियम इनको केरोसिन में नहीं रखते क्योंकि वो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है। जबकि कॉपर, सिल्वर या गोल्ड, गोल्ड पर पहनते हैं तो वही बात है, वो देख लो पानी में भिगो देते हैं, चाहे वो रिंग जो है वो अपन को धो भी ले तो भी उसमें कुछ भी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एकदम लो रिएक्टेंट, ऑलमोस्ट गोल्ड होता है नोबल मेटल, किसी से रिएक्ट नहीं करता, गोल्ड और प्लेटिनम, इसीलिए उनको नोबल मेटल बोलते हैं। सिर्फ एक कंपाउंड आता है एक्वा रेजिया 3:1 HCl प्लस HNO3, उससे रिएक्ट करता है, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो एट ग्रुप जो है, टोटल 8 ग्रुप थे। एट ग्रुप में टोटल 9 एलिमेंट्स थे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। मतलब ग्रुप जो है जनरली वर्टिकल थे, बट एक ऐसा था 8 ग्रुप जो है उसमें 9 एलिमेंट ले रखे थे, और वो जो है उसमें कुछ एलिमेंट पीरियड के अकॉर्डिंग भी थे, बट वही बात है कैरेक्टर सिमिलर थे इसलिए इसने उनको सबको मिला के 8 ग्रुप में ही रख दिया था। 8 ग्रुप टोटल थे, और पीरियड कितने थे, 7 थे। हॉरिजॉन्टल रो जो है उनको पीरियड बोला गया था, और वर्टिकल को क्या बोला था, ग्रुप बोला गया। टोटल ग्रुप कितने थे, 8 थे। ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, जिनको भी जो भी एलिमेंट सेम ग्रुप में उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी इसके अकॉर्डिंग। बट आगे अपन देखेंगे इसके बारे में, तो मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो मेरिट्स मतलब अच्छी बातें क्या थी, तो इसकी पीरियोडिक टेबल में अच्छी बात ये थी, एक तो इसने टेबल की फॉर्म में अरेंज सही से किया। दूसरी बात ये अच्छी थी, उस समय कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास सही से नहीं थे, गलत थे, तो मेंडलीफ ने उनके एटॉमिक मास का करेक्शन किया था। जैसे उस समय बेरिलियम का मास 13.5 मानते थे, बट क्योंकि बेरिलियम का उस समय चार्ज मानते थे, बेरिलियम पे चार्ज +3, बाद में मेंडलीफ ने बताया था कि बेरिलियम पे चार्ज +2 आता है, जिससे उसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो 9 मिलता है, जबकि उस समय ये था कि 13.5। तो काफी ऐसे एलिमेंट जिनका करेक्शन किया था। इसके अलावा कई ऐसी जगह थी जो वैकेंट पड़ी थी, मतलब इसने भी वैकेंट रखा लेकिन इसने कुछ एलिमेंट का प्रोडक्शन किया, तो बाद में वो एलिमेंट वही मिले जो मेंडलीफ ने बताए थे।
तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑल नोन एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग, मतलब इसने मेरिट्स क्या है, तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था, इसने एलिमेंट्स को एक अरेंज जो किया था वो एक टेबल की फॉर्म में किया था। इसमें बताया कि जिनके कैरेक्टर सिमिलर है उनको वर्टिकल रखो, जिनके कैरेक्टर सिमिलर नहीं है उनको हॉरिजॉन्टल रखो, मतलब पीरियड में रखा गया था। कुछ एलिमेंट जो है जिनके कैरेक्टर सिमिलर थे उस अकॉर्डिंग उसने प्रोडक्शन किया था, वो बाद में सही भी बैठा। जैसे कुछ एलिमेंट जैसे नाम दिया, स्कैंडियम को बोला एका बोरॉन, क्योंकि हो सकता है बोरॉन के तुम देखोगे जैसे केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे, अपन केमिस्ट्री में बहुत चीजें जानेंगे, उसके लिए आपको हमेशा पेन कॉपी हाथ में रखना पड़ेगा और नोट रखना पड़ेगा। जैसे बोरॉन है, बोरॉन के बहुत से कंपाउंड थे, बोरॉन का कंपाउंड B2O3 आता है, केमिस्ट्री में BF3 आता है, मैक्सिमम कंपाउंड में बोरॉन पे 4 आता है +3, और स्कैंडियम के भी सारे कंपाउंड, लगभग सारे कंपाउंड +3 होते। तो कहीं ना कहीं इनको पता था कि कैरेक्टर जो है, मतलब जो एक एलिमेंट है टेबल में वो कहीं ना कहीं मिस है, उसके कैरेक्टर शायद बोरॉन से मिलते जुलते हैं या बोरॉन जैसे ही उनसे कंपाउंड मिलते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं थी क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल होता है, स्कैंडियम मेटल होता है। बट अगर बात की जाए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में दोनों को रखा गया था थर्ड ग्रुप में। थर्ड में ए में तो था ए में था बोरॉन, और बी जो था सब ग्रुप उसमें था स्कैंडियम। तो जो ए और बी है उसमें मैंने बोला था ए में तो है एस और पी ब्लॉक वाले, और जो बी है उसमें था ट्रांजिशन मेटल थे, तो स्कैंडियम। एक्का बोरॉन बोला था। गैलियम जो है, गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे मिलता है, इसलिए इसका नाम था एक्का एल्यूमिनियम। एक्का संस्कृत का वर्ड है, तो सिमिलरिटी मतलब होता है। जर्मेनियम जो है सिलिकॉन के नीचे मिलता है, तो एक्का सिलिकॉन बोला था। इसके अलावा टेक्नीशियम मिलता है मैग्नीज के नीचे, तो एक्का मैग्नीज जो था वो टेक्नीशियम था। तो ये बाद में एलिमेंट वही मिले, तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिली थी, तो इसने प्रोडक्शन सही लगाया। इसके अलावा जो मैंने बोला कुछ एलिमेंट का इसने एटॉमिक वेट का करेक्शन किया था, जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे बेरिलियम का मैंने बताया कि बेरिलियम का मास 13.5 बताते थे उस समय, बट बाद में पता चला कि बेरिलियम पे चार्ज +2 होता है, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो बेरिलियम का कितना मिला था 9 बाद में जाके। तो कुछ एलिमेंट का इनको तुम ऐसे याद रखते हो, यूबे इन औरतों से खूब पिटोगे, तो यूबे, यूरेनियम, बेरिलियम, इन मीन्स इंडियम, ऑरम गोल्ड और प्लेटिनम, इनका इसने करेक्शन किया था। डीमेरिट्स, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की डीमेरिट्स, जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि क्या क्या बातें गलत थी। जैसे सबसे पहली बात तो ये गलत थी कि मेंडलीफ की पीरियोडिक में ये नहीं बताया था हाइड्रोजन की पोजीशन। इसने खुद ने बोला कि जो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन की अगर बात करें, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज भी मिलता है और हाइड्रोजन H- भी मिलता है। तो माइनस मिलना, 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेते हैं, हेलोजन्स, F-, Cl-, Br-, I-। इसके अलावा हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में मिलता है, और फ्लोरीन भी F2 फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन और गैस नहीं है लेकिन वो भी मिलता है डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो इसके कैरेक्टर हेलोजन से भी मिल रहे थे। और फर्स्ट ए वाले लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, उनकी तरह भी इनके कंपाउंड मिलते +1 में। तो ये नहीं पता कर पा रहा था कि उसको कहाँ रखे, फर्स्ट ग्रुप में रखे कि हेलोजन के साथ में रखे। इसके अलावा इसने कहा कि मेरी जो टेबल है वो डिपेंड है एटॉमिक मास पे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई मास पर डिपेंड है, तो मास पर डिपेंड, तो हाइड्रोजन के 3 फॉर्म मिलते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास जिनका डिफरेंट होता है उनको अपन बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स जो है मास डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, तो उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। बट आपने तो अपने पीरियोडिक टेबल में जो है सिर्फ हाइड्रोजन को ही बताया, तो आइसोटॉप्स को स्पेस नहीं देना, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके अलावा एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, इसने बोला कि मैंने एलिमेंट को रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, बट कुछ एलिमेंट ऐसे मिले, जैसे आर्गन आता 18 पे या था 19 पे, तो मास इंक्रीजिंग होना चाहिए था, बट क्या मिला था, डिक्रीजिंग। टेल्यूरियम आता 52 पे, आयोडीन 53 पे, तो मास इंक्रीजिंग मिलना चाहिए था बट मिला डिक्रीजिंग।
थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, इसमें भी ऐसा मिला। कोबाल्ट आता 27 पे या था 28 पे, यहाँ पे वेट क्या मिला, डिक्रीजिंग मिला। तो ये एनामोलस पेयर थे मास के जो इंक्रीजिंग होने चाहिए थे बट डिक्रीजिंग मिले। इसके अलावा इसने बोला कि मैंने जिनके कैरेक्टर सिमिलर हैं उनको सिमिलर ग्रुप में रखा है, बट ऐसा नहीं था। लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। ऑरम और प्लेटिनम दोनों ही मैंने बोला था नोबल मेटल्स जो किसी से रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ एक्वारेजिया, एक्वारेजियम 3 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल्स ऑफ HNO3 इससे रिएक्ट करते हैं। जो आगे तो बताऊंगा मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि क्या कंपाउंड बनता है, बट बाकी इससे रिएक्ट नहीं करते तो ये नोबल मेटल्स हैं। तो फिर भी इसने डिफरेंट ग्रुप में रखा। प्लेटिनम को रखा इसने 8 ग्रुप में, ऑरम को रखा फर्स्ट में। तो फिर इसने बोला कि सिमिलर कैरेक्टर वालों को तो सिमिलर ग्रुप में होना चाहिए था बट डिफरेंट होना। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जिनके कैरेक्टर डिफरेंट थे फर्स्ट टाइम में, जैसे ये सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, ये सारे थे हाई रिएक्टिव मेटल। तो हाई रिएक्टिव मेटल को रख दिया लो रिएक्टिव के साथ, तो कैरेक्टर इनके डिफरेंट थे। जो कॉइन्स मेटल जो बोलते हैं अपन, लो रिएक्टिव होते हैं, ये होते हैं हाई रिएक्टिव, तो इनको भी साथ में रख दिया। इसके अलावा इसकी पीरियोडिक कहीं पे भी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कोई भी जिक्र नहीं था, उसने कुछ भी नहीं बताया कि भाई लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड होते हैं या अगर होते हैं तो कितने मिले थे, उसमें कोई जिक्र नहीं था। और एक बात ये भी थी कि इसके अलावा उस पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस भी नहीं थी, तो अगर इनर्ट गैस भी अगर होता तो इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग भी करेक्टर में चेंज आता। बट ये मेन जो थे ये ड्रॉबैक थे इस पीरियोडिक टेबल के। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में जो भी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लॉन्ग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंजमेंट किया था, किस बेसिस पे किया गया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक को हम कैसे पहचानते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज अपन यही करेंगे।